हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तिलक। आज की हमारी यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इन्वायरमेंट का सेकंड लेक्चर पढ़ाने वाला हूं। सेकंड लेक्चर पढ़ाने से पहले प्रीवियसली मैंने आपको क्या पढ़ाया था वो आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। मैंने इकोलॉजी पढ़ाया था। इकोलॉजी में हमने देखा था इकोलॉजी बेसिकली होता है सजीवों को अपना परिवेश से संबंध, मतलब किसी भी जीव के बारे में, उसके आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में अध्ययन करने को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी का जो टर्म दिया था वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, और फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को बोलते हैं, जो जर्मन एक्सप्लोरर थे। फिर इकोलॉजी की एक डेफिनेशंस भी हमने बताई थी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज हाउ पीपल एंड ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू ईच अदर विद देयर इन्वायरमेंट, मतलब पीपल, इंसान, मानव और ऑर्गेनिज्म जो जीव जंतु होते हैं वो एक दूसरे से कैसे डिपेंडेंट होते हैं, और जो आसपास के इन्वायरमेंट में वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे। इकोलॉजी की जो एक और इकोलॉजी की डेफिनेशन है वो ये बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग एंड देयर सराउंडिंग। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स, ऑर्गेनिजम्स, ये सारी लिविंग थिंग में आती है, और वो अपने सराउंडिंग से, आसपास के वातावरण में कैसे डिपेंडेंट होते हैं, तो हम इकोलॉजी में ये सब पढ़ते हैं। मॉडर्न डेफिनेशंस के हिसाब से इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ना, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ने को इकोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करें इंडिया में, तो फादर ऑफ इकोलॉजी रामदेव मिश्रा जी को बोलते हैं। फादर ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो ऑर्थर टेस्ले को बोला जाता है। इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम क्या होता है? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग एंड एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती है सबको मिला के उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ जाता है। लिविंग मतलब बायोटिक और नॉन लिविंग मतलब अबायोटिक। इसमें एक और डेफिनेशन ये है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया कंसिडर टुगेदर विद देयर सराउंडिंग्स, मतलब जितने भी प्लांट्स और एनिमल किसी पर्टिकुलर एरिया में और उनके आसपास के जो इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग्स को इकोसिस्टम कहा जाता है। जैसे सपोज समझने के लिए मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल बताया था, ये हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। यहाँ पे जो पेड़ लगे हुए जीव जंतु है, छोटे छोटे पौधे भी आपको दिखेंगे, तो ये सारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। लेक इकोसिस्टम में मछली है, कुछ छोटे जीव जंतु होंगे पानी में, और जो मछली जो वहाँ पे कुछ कुछ खाती होगी, छोटे मोटे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, वो सारी चीज़ें जल के अंदर जो पाए जाते हैं कुछ पेड़, तो वो हमारा लेक इकोसिस्टम में जाता है। तो ये पूरा लेक इकोसिस्टम है, ये हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। फिर इकोसिस्टम के टाइप्स हमने देखा था, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमने दो टाइप देखे थे, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय और एक्वाटिक मतलब जलीय। स्थलीय में हम लोग देखे थे फॉरेस्ट, डिजर्ट, ग्रासलैंड एंड टुंड्रा। एक्वाटिक में हमने देखा था लेक्स, रिवर, ओशियंस, पॉन्ड, स्ट्रीम, एस्चुरीज, वेटलैंड और मैरीन। और आर्टिफिशियल जो मैनमेड होता है वो मैनमेड में जैसे आ जाता है हमारा जू, गार्डन्स और फिश एक्वेरियम, बॉटनिकल गार्डन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। लार्जेस्ट पॉसिबल इकोसिस्टम हमने पढ़ा था वो है अर्थ होता है। फिर हमने वर्ल्ड के कुछ फेमस ग्रासलैंड पढ़े थे, जिसमें कुछ फेमस थे पेरीरीज जो कि यूएसए में है, और जिसको हम लोग वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। फिर हमने सवाना के बारे में पढ़ा था, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसको नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। तो ये कुछ फेमस थे, प्रीवियसली हमने सारे डिस्कस किए थे। इकोटोन हमने पढ़ा था। इकोटोन दो इकोसिस्टम और बायोम के बीच का ट्रांजिशनल जोन है, मतलब कॉमन एरिया है। तो ये इस कॉमन एरिया को हम लोग इकोटोन बोलते हैं। इकोटोन के कुछ एग्जांपल जैसे वेटलैंड। वेटलैंड क्या होता है? एक वेटलैंड जहाँ वो जगह होती है जहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं वो आके प्रजनन करते हैं। प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शंस, जो अपनी संतान को जन्म देते हैं, तो वो एरिया वेटलैंड्स कहलाते हैं। कोस्टल एरिया ये सब इकोटोन्स में आते हैं। बीचेस, बीच भी जो होते हैं, बीच भी कोस्टल एरिया, ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये बेसिकली दो इकोसिस्टम से बने होते हैं, एक तो लैंड वाला, दूसरा कोस्टल में है, तो ये समुद्र से जुड़े होते हैं। तो मतलब हम दो इकोसिस्टम के कॉमन एरिया को हम लोग इकोटोन बोलते हैं। जैसे सपोज हमने जो प्रीवियस में यहाँ पे देखा था, तो इन दोनों के कॉमन एरिया को ऐसी, यहाँ पे कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ पे लैंड भी होगी प्लस पानी भी होगा, तो ये हमारे इकोटोन कहलाएगा। फिर हमने एज इफेक्ट देखा था। एज इफेक्ट का मतलब ये होता है किसी भी सर्टन एरिया में किसी स्पीसीज़ की, पर्टिकुलर स्पीसीज़ की जो पॉपुलेशन है आसपास के एरिया से ज़्यादा हो जाए तो हम उसे एज इफेक्ट बोलते हैं। फिर हमने सुंदरवन डेल्टा के बारे में पढ़ा था, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन डेल्टा है,
और यहाँ पे ये फेमस है सुंदरी मैंग्रोव के कारण। मैंग्रोव वो पेड़ होते हैं जो सुनामी के इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, यूपीएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मैंग्रोव्स की जड़ें काफ़ी गहरी होती, काफ़ी मजबूत होती, तो जल्दी से ये पेड़ गिरते नहीं है। दूसरा ये होते हैं ये पेड़ टिल्ट हो जाते, टेढ़े हो जाते, तो इससे सुनामी का जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। और ये बेसिकली नेचुरल हैबिटेट है रॉयल बंगाल टाइगर का। यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। और जो सुंदरबन डेल्टा है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर से मिलके बनता है, जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और जो सुंदरबन जो है उसमें 70% एरिया बांग्लादेश में और 30% एरिया हमारे इंडिया या वेस्ट बंगाल में है। और जैसे कि आप जानते हैं वर्ल्ड का 70% टाइगर वो है इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी। अब मैं आपको लेक्चर 2 मतलब इन्वायरमेंट का अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आइए हम लोग देख लेते हैं सेकेंड लेक्चर। अब सेकेंड लेक्चर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन नेचर। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस का नेचर होता है हमारे इन्वायरमेंट में वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो होता है वो एक इंडिविजुअल लिविंग बीइंग मतलब कोई एक पर्टिकुलर जीव होगा, फिर जीव से स्पीसीज़ बनेगी, फिर स्पीसीज़ से पॉपुलेशंस, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम और बायोम से बायोस्फीयर। तो ये एक लेवल है ऑर्गेनाइजेशंस नेचर का। नेचर ऐसे ही वर्क करता है, छोटी से बड़ी की तरफ हम लोग आते हैं। एक छोटा जीव होगा, फिर उसकी एक स्पीसीज़ होगी, उसी टाइप की जीव की एक प्रजाति होगी, उनका समूह होगा, फिर पॉपुलेशंस होगी, डिफरेंट टाइप जो उनकी पॉपुलेशंस होगी, फिर कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी में ढेर सारी चीज़ें आती, सारी हम लोग डेफिनेशंस यहाँ पे नीचे देख लेते थे कि स्पीसीज़ क्या होती है। अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल मतलब किसी प्लांट्स का ग्रुप या एनिमल्स का ग्रुप दैट आर ऑल द सेम एंड दैट कैन बी ब्रीड टुगेदर मतलब जो कि सेम है और एक साथ बढ़ते हैं, ब्रीड टुगेदर। दूसरी डेफिनेशन बात करें हम तो दोज इंडिविजुअल विच शोज रिजेंबल्स इन देयर अपीयरेंस एंड बिहेवियर। तो वो एक प्रकार से जो समानता पाई जाती है उनमें, रिजेंबल्स अपीयरेंस एंड बिहेवियर में, जो एक दूसरे के समान दिखते हैं, एक दूसरे की तरह बिहेव करते हैं, वो सारी स्पीसीज हो जाती है। तो मतलब सेम कैटेगरी की जो एनिमल्स या प्लांट्स को बोलना चाहिए स्पीसीज बोलेंगे। फिर पॉपुलेशंस की बात आती है तो पॉपुलेशंस की डेफिनेशंस क्या होगी, मोड ऑफ मैनी ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीसीज, बहुत सारी सेम काइंड्स ऑफ स्पीसीज मतलब एक ही टाइप की प्रजाति को किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशंस बोलेंगे। फिर दूसरी डेफिनेशंस क्या बोलेंगे हम लोग, सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज इंटरेक्टिंग विद देयर ईच अदर मतलब सेट ऑफ इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल का सेट सेम स्पीसीज का जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं यानी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में। तो आसान भाषा में आप सिंपल से यहीं से समझ लीजिए सेम काइंड ऑफ स्पीसीज मतलब एक ही टाइप की प्रजाति किसी पर्टिकुलर एरिया में, हम उसे पॉपुलेशंस बोलेंगे। यदि कम्युनिटी की बात करें हम लोग तो कम्युनिटी हम मोड ऑफ मैनी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ग्रुप्स आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे समझने वाली जैसे पॉपुलेशंस में सेम काइंड्स ऑफ स्पीसीज़ है और यहाँ पे मैनी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस मतलब कम्युनिटी में डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं। सपोज कीजिए कि दूसरी प्रजाति के भी जानवर आ जाते हैं, पर्टिकुलर एक ही टाइप के जानवर की या स्पीसीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब आप डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे ले सकते हैं या डिफरेंट टाइप के जीव जंतु, वो सारी चीज़ें कम्युनिटी में आ जाती है। तो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा जीवों का ग्रुप बोलना चाहिए। दूसरी डेफिनेशन सेट ऑफ ऑल इंटरेक्टिव पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज मतलब डिफरेंट प्रजाति की जो पॉपुलेशंस होती है उनके समूह को हम लोग इकट्ठा कम्युनिटी बोलते हैं। फिर बायोस्फीयर क्या होता है, अब देखिए बायोस्फीयर बेसिकली द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इन विच प्लांट एंड एनिमल कैन लाइव मतलब जहाँ पे बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों निवास करते हैं, जीवित रह सकते हैं, वो चीज़ें बायोस्फीयर कहलाती है। जैसे पृथ्वी क्या है, एक बायोस्फीयर है। फिर दूसरी डेफिनेशन जो है अर्थ पार्ट ऑफ एयर मतलब अर्थ के जो पार्ट है जैसे एयर, लैंड, वाटर, वेयर लाइफ एग्जिस्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु जी सकते हैं, तो उसे हम बायोस्फीयर बोलेंगे।
और एक और डेफिनेशन, ग्लोबल सम ऑफ ऑल द पॉसिबल इकोसिस्टम को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। मतलब जितने भी ग्लोबल पॉसिबल इकोसिस्टम है, जितने भी सारे इकोसिस्टम है ऑल ओवर ग्लोब में, तो उनको सबको इकट्ठा हम बायोस्फीयर बोलेंगे। तो बायोस्फीयर सिंपली है जहाँ पे जीव जंतु जी सकते हैं, जहाँ उनकी सर्वाइवल हो सकता है, वो उस जगह को हम बायोस्फीयर बोलेंगे। तो अर्थ क्या है, पृथ्वी हमारी बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर में हम लोग जीवित है, हम लोग रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, तो ये सारी चीज़ें बायोस्फीयर का पार्ट है। बायोस्फीयर का जो सिंगल लार्जेस्ट बायोस्फीयर ऑफ द इकोसिस्टम अर्थ है। अर्थ सबसे बेस्ट एग्जांपल है बायोस्फीयर का। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और इनका जो तीनों का कॉमन एरिया है ये बायोस्फीयर है। मतलब यहाँ पे पानी भी है, हमारा एयर भी है, पानी के साथ साथ एयर भी है, और रहने के लिए लैंड भी है, तो इसको हम बायोस्फीयर बोलेंगे। तो ये सिंपल सा एग्जांपल हुआ। तो बायोस्फीयर क्या होता है, सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम। फिर एक और होता है बायोम। अब आइए हम लोग देख लेते हैं बायोम। तो बायोम क्या होता है, लार्ज रीजन और एरिया ऑफ द अर्थ, मतलब हमारी अर्थ का सबसे बड़ा एरिया जहाँ पे सर्टन क्लाइमेट है, मतलब एक स्पेसिफिक क्लाइमेट है, और सर्टन टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। देखिए जहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लाइमेट होगा वहाँ पे किसी टाइप की सर्टन टाइप्स की लिविंग थिंग्स पाई जाएगी, मतलब किसी एक प्रजाति के जीव जंतु, तो वो सारी चीज़ें बायोम में आता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग तो एग्जाम्पल यदि बायोम के देखेंगे तो एग्जाम्पल्स में फॉरेस्ट, जहाँ पे जंगल ही जंगल है, ग्रासलैंड, घास, डिजर्ट, मरुस्थल, टुंड्रा, एक्वाटिक, तो ये हमारे क्या मेजर बायोम्स है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। फिर ये हमारी इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और ये हमारा 66/1/2, जिसको हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। ये वाली लाइन को हम लोग आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, इसको एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे यदि हम लोग समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये होता है, ये जो अर्थ होती है और इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं, और यहाँ से ऐसी जो लाइनें आती है ऊपर, इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ से यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा ये लॉन्गिट्यूड कहलाएगा, और ये हमारा जो है ये कहलाएगा लैटिट्यूड। तो आप अंतर समझ गए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में। तो जो लैटिट्यूड होता है ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो ये हमारा टाइम कोऑर्डिनेट को बताता है, और जो लैटिट्यूड होता है वो हमारा टेम्परेचर को बताता है। सपोज़ यहाँ का टेम्परेचर ऊपर, यहाँ का टेम्परेचर अलग अलग जगह का अलग अलग टेम्परेचर होगा। और यदि हम टाइम जोन की बात करेंगे, जैसे यदि ये अर्थ है तो सपोज़ यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे फ्रांस है, तो ये बेसिकली टाइम जोन को बताता है। टाइम जोन मतलब इंडिया में और फ्रांस में या इंग्लैंड में कितना डिफरेंस है, तो 5.5 घंटे का डिफरेंस है, तो वो हमें यहाँ से टाइम जोन से पता चलता है। तो हम लोग यहाँ पे बायोम्स को डिफाइन करेंगे। तो बायोम्स हम लोग ये देखेंगे, तो ये जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पे सर्टन क्लाइमेट है और सर्टन टाइप्स ऑफ स्पीसीज पाई जाएगी एक क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर स्पेशली इस एरिया का टेम्परेचर सेम ही होगा। फिर यदि इस एरिया की बात करें पर्टिकुलर इतने छोटे एरिया की, यहाँ का भी टेम्परेचर क्लाइमेट सेम होगा, तो ये हमारा बायोम कहलाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें ये वाले एरिया की, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हमारे टेम्परेचर कोऑर्डिनेट में एंटर कर चुका है। तो यदि हम इतने बड़े एरिया में बात करेंगे, ये पूरा अर्थ है, तो हम यदि इतने बड़े एरिया में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है E1, E2, E3, E4 इसमें डिफरेंट टेम्परेचर्स होंगे, है ना। तो डिफरेंट टेम्परेचर के कारण क्या होगा कि यहाँ की स्पीसीज़ या क्लाइमेट जो होगा वो भी अलग अलग होगा, क्योंकि बेसिकली बायोम्स जो डिपेंड करता है वो हमारा क्लाइमेट्स, वो हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे समझने के लिए आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये बायोम्स है, लेकिन ये बायोम्स नहीं है।
फिर हम लोग और डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। सेट ऑफ इकोसिस्टम शेयरिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इकोसिस्टम का वह सेट जो सिमिलर टाइप की कैरेक्टरिस्टिक दर्शाता है विद देयर अबायोटिक फैक्टर, जो भी अबायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं विद देयर इन्वायरमेंट। बायोम्स जो होता है मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव देन इकोसिस्टम, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बायोम, मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसमें। और जो बायोम को डिफाइन करता है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशंस, मतलब टेम्परेचर मतलब तापमान और वर्षा, प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा। तो ये दोनों क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बायोम्स वेरी करता है रीजन टू रीजन, फैक्टर ड्यू टू विच बायोम वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो मैंने आपको समझा ही दिया था। आपको यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये ट्रॉपिक, ये आर्कटिक सर्कल है, ये एंटार्कटिक सर्कल है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर वाली लाइन है। तो आपको मैंने बता ही दिया था। दूसरी चीज़ें मैंने आपको लैटिट्यूड बता दिया था। लैटिट्यूड बेसिकली हमें टेम्परेचर शो करते, ये जो लाइन है ये हमें टेम्परेचर बताती है, और ये वाली जो लाइन है हमें ये हमारा टाइम कोऑर्डिनेट बताती है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जांपल से मैंने आपको देके बताया था, क्योंकि इस एरिया का टेम्परेचर, क्योंकि ये वाली लाइन हमारी टेम्परेचर कोऑर्डिनेट को दर्शाती है, तो इस एरिया का टेम्परेचर इस पूरे जोन का टेम्परेचर सेम होगा, तो ये हमारा एक बायोम कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ का भी हम बात करें तो यहाँ का भी टेम्परेचर एक जैसे ही होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इस लाइन में पूरे लाइन में टेम्परेचर एक जैसे ही होगा यहाँ से यहाँ तक। बट यदि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अलग अलग लाइन में टेम्परेचर अलग अलग होगा, तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। और जो इस ये वाला जो एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ट्रॉपिकल जोन में मैक्सिमम सनलाइट होती है। मैक्सिमम सनलाइट मतलब यहाँ पे जो होगा सन की रेस ज़्यादा पड़ेगी, और सन की रेस ज़्यादा पड़ेगी तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, वो भी ज़्यादा होगी। अब हम लोग देख लेते इकोलॉजिकल नीचे। इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है? हायर द नेचर डाइवर्सिटी मोर विल बी द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। ये तो खैर कंडीशंस है, तो हम लोग डेफिनेशंस देख लेते हैं। इकोलॉजिकल नीचे इज द रोल एंड पोजिशंस ऑफ अ स्पीसीज हैज एन इट्स इन्वायरमेंट, हाउ टू मीट्स इट्स नीड फॉर फूड शेल्टर, हाउ टू सर्वाइव एंड हाउ टू रिप्रोड्यूस। मतलब इकोलॉजिकल नीचे हम क्या बोलेंगे, किसी स्पीसीज़ का रोल और पोजीशंस उसके इन्वायरमेंट के साथ, किसी स्पीसीज़ के बारे में हम लोग उसकी जो रोल है पोजीशंस है इन्वायरमेंट के साथ, कि वो अपनी नीड्स को कैसे पूरी करती है, मतलब खान पान उसका कैसा है, रहन सहन उसका कैसा है, कैसे वो सर्वाइव करती है, और कैसे रिप्रोड्यूस मतलब प्रजनन करती है, कैसे अपनी जो आगे की पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, वो अपना प्रजनन करती है, अपने बच्चे पैदा करती है। तो वो सारी चीज़ें हमारी इकोलॉजिकल नीचे में कहलाती है। ये जो इकोलॉजिकल नीचे का मतलब होता है किसी स्पीसीज़, किसी प्रजाति का जो होता है उसका रोल और पोजीशन उसके इन्वायरमेंट के साथ। सपोज़ कीजिए कि हमारे जो इकोलॉजिकल नीचे जो है वो डिसबैलेंस हो जाए, मतलब सपोज़ किसी स्पीसीज़ को खाने के लिए भोजन ही ना हो, तो वो स्पीसीज़ डाई करने लग जाएगी, मरने लग जाएगी, तो वो हमारी जो प्रजाति है रिप्रोडक्शंस उतना अच्छे से नहीं कर पाएगी। और जो बेसिकली एक और डेफिनेशंस होती, ऑल द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर दैट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नीडेड टू लाइफ रिप्रोड्यूस। मतलब जितने भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ जीने के लिए, नीडेड टू लाइफ मतलब जीवित रहने के लिए, और रिप्रोड्यूस करने में मतलब प्रजनन करने के लिए, वो हमारा कहलाता है इकोलॉजिकल नीचे। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे इन एन इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज लिविंग टुगेदर बिकॉज ईच स्पीसीज हैज इट्स आउन यूनिक नीचे। मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इकोसिस्टम में, हमारे इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ पाई जाती है, और क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज़ जो होती है उनका खुद का अपना एक यूनिक नेचर होता है। कहने का मतलब वो
अपनी एक इन्वायरमेंट बना लेते हैं, किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट रहना है, क्या क्या खाना है। तो हर प्रजाति का अपना अपना खुद का इकोलॉजिकल नीचे होता है। फिर इफ़ टू स्पीसीज हैविंग सेम नीचे देन कॉम्पिटिशन अराइजेज, मतलब कहने का मतलब दो टाइप की प्रजाति का यदि सेम नीचे है, मतलब सेम नीचे मतलब कहने का मतलब उनका खाना पीना सेम है, ठीक है, फिर उनका रहन सहन सेम है, तो उनमें कॉम्पिटिशन्स होगा। कॉम्पिटिशन्स कैसे होगा, तो देखिए उनका सोर्स ऑफ लिविंग, सोर्स ऑफ खाना पीना या ईटिंग वो सेम है। तो देखिए एक ही टाइप का भोजन होगा तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन्स होगा। एक प्रजाति कहेगी कि हम लोग खाएंगे वो खाना, दूसरी प्रजाति कहेंगी कि वो खाना हम भी खाएंगे। फिर यदि वो सेम टाइप से उनका रहना सहना होता है, रहन सहन होता है, मतलब पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में पर्टिकुलर जगह पे वो रहते हैं, तो दो टाइप की स्पीसीज़ है तो उनमें भी कॉम्पिटिशन्स होगा कि नहीं हम रहेंगे, दूसरी प्रजाति कहेगी कि हम रहेंगे। तो ये जो होता है कॉम्पिटिशन्स बढ़ता है, तो हमारा जो नाइचे है वो डिसबैलेंस होता है। तो नाइचे क्या होता है, स्टेबल होना चाहिए हमारा नाइचे, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर एक आगे पढ़ते हैं हम लोग। इट ऑल्सो रिफर्स फंक्शनल रोल एंड पोजिशंस ऑफ एन स्पीसीज इन रिलेशन टू अदर स्पीसीज इन द इकोसिस्टम। तो कहने की बात सिंपल सी है कि एक फंक्शनल रोल और पोजीशंस बताता है हमें किसी भी स्पीसीज़ का इन द इकोसिस्टम, मतलब जो अदर स्पीसीज़ के साथ ऑफ एन स्पीसीज इन रिलेशन टू अदर स्पीसीज, मतलब एक प्रजाति का दूसरे प्रजाति के साथ में फंक्शन और पोजीशंस को हम लोग डिफाइन करते हैं इकोलॉजिकल नीचे में। तो देखिए इकोलॉजिकल नीचे में यदि डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, मतलब वेरिएशंस ज़्यादा होगा, उनकी डिपेंडेंसी, उनका खान पान अलग अलग होगा, तो उनके बीच में जो स्टेबिलिटी होगी इकोसिस्टम की वो बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों ये मेरा सेकंड लेक्चर था। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड लेक्चर अपलोड करूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।